आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। इतिहास में ऐसी कई सीरियल किलिंग की घटनाएं हुई है जिनके बारे में जानकर आज भी लोग सिहर जाते हैं, जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। एक ऐसा सीरियल किलर जिसने 10 से ज्यादा विदेशी पर्यटकों को अपना शिकार बनाया था। यह हत्यारा न सिर्फ मर्डर बल्कि नशीली दवाओं की तस्करी, ज्वेलरी की चोरी और लूटपाट जैसे अपराधों में शामिल था। यहाँ तक कि 70 के दशक में इसे चोरी और ठगी का बेताज बादशाह माना जाता था। जब वो आज़ाद होता तो पूरी दुनिया की पुलिस उसके पीछे रहती थी, और जब वो कैद में रहता तब भी जेल के बाहर पुलिस वालों की नींद हराम रहती। जरा सोचिए, कोई शख्स एक साल में लाखों डॉलर कमा ले और उसकी ज़िंदगी संतोष के साथ जेल में बीते कि एक दिन वह जेल से छूटेगा और फिर अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट आएगा। एक बेहद रहस्यमय शख्स और बिकनी किलर के नाम से कुख्यात चार्ल्स सोबराज का जन्म वियतनाम में हुआ था। वियतनामी मां और भारतीय पिता की संतान चार्ल्स सोबराज का वास्तविक नाम हतचंद भावनानी गुरुमुख चार्ल्स सोबराज था। 1970 के दशक में दक्षिण पूर्वी एशिया के लगभग सभी देशों में विदेशी पर्यटकों को अपना शिकार बनाने वाला चार्ल्स सोबराज चोरी और ठगी का भी माना हुआ खिलाड़ी है। अन्य सीरियल किलर की तरह चार्ल्स सोबराज न तो क्रोधी और न ही हिंसक स्वभाव का है और न ही उसके परिवार का अपराध की दुनिया से कभी भी लेना देना रहा। मानसिक विकारों से ग्रस्त चार्ल्स सोबराज मात्र अपनी जीवन शैली को रोचक और उत्तेजक बनाए रखने के लिए हत्याएं, चोरी और धोखाधड़ी करता आया है। वर्ष 1976 से 1997 तक चार्ल्स सोबराज भारतीय जेल में सजा काट चुका है। आपराधिक गतिविधियों से निवृत्त होने के बाद वह पेरिस चला गया, जहां उसका स्वागत एक सेलिब्रिटी की तरह हुआ। अप्रत्याशित तरीके से नेपाल आने के बाद उसे गिरफ्तार कर कई मुकदमे चलाए गए। 12 अगस्त 2004 को चार्ल्स सोबराज को आजीवन कारावास की सजा दी गई। नेपाली सर्वोच्च न्यायालय ने भी 30 जुलाई 2010 को उसकी इस सजा को बरकरार रखा। पिता का परिवार को छोड़कर जाना और माता का अन्य पुरुष के साथ विवाह कर लेने के कारण चार्ल्स सोबराज ने उपेक्षित रहकर अपना बचपन व्यतीत किया था। चार्ल्स की माता ने एक फ्रांसीसी सेनानी के साथ विवाह किया था। माता पिता के उपेक्षित व्यवहार के कारण किशोरावस्था में ही चार्ल्स सोबराज ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। वर्ष 1962 में पेरिस में गाड़ियां चुराने और गैर कानूनी तरीके से उन्हें बेचने के कारण चार्ल्स सोबराज पहली बार जेल गया। इसके बाद उसके अपराध करने और फरार होने का सिलसिला लगातार बढ़ता गया। अपनी पहली जेल यात्रा के दौरान चार्ल्स सोबराज जेल में एक अमीर जेल स्वयंसेवक फेलिक्स के संपर्क में आया और उसका अच्छा मित्र बन गया। पैरोल पर रिहा होने के बाद फेलिक्स के साथ चार्ल्स सोबराज पेरिस के बड़े बड़े अपराधियों के संपर्क में आ गया। डकैतियों और पैसों की हेरफेर करने के कारण चार्ल्स सोबराज ने बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया था। इसी दौरान उसने एक पारसी युवती से प्रेम विवाह किया। झूठे कागजात और पासपोर्ट बनवाकर चार्ल्स और उसकी पत्नी चंतल पुलिस से बचते और रास्ते में मिलने वाले लोगों को लूटते हुए 1970 में मुंबई पहुंचे। मुंबई में चंतल ने एक बेटी को जन्म दिया। इधर चार्ल्स सोबराज ने भी अपनी आपराधिक गतिविधियों को सक्रिय रखा। अब उसने नशीली दवाओं की तस्करी करना भी शुरू कर दिया था। चार्ल्स को जुआ खेलने की आदत भी पड़ गई थी। चोरी से हुआ मुनाफा वह जुए में हार जाता। होटल अशोक में एक असफल हथियारबंद डकैती के कारण चार्ल्स सोबराज गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसकी पत्नी ने बीमारी का बहाना बनाकर उसे रिहा करवा लिया, लेकिन उसे फिर से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। उसने अपने पिता से जमानत के लिए पैसे मंगवाए और फिर काबुल, अफगानिस्तान चले गया। इस समय तक सोबराज को जेल जाना और फिर रिहा होना एक खेल लगने लगा था। काबुल में रहते हुए उसने हिप्पियों के समूहों को लूटना शुरू किया। एक बार फिर वह जेल से भागने में कामयाब रहा। अपने परिवार को छोड़ चार्ल्स सोबराज ईरान चले गया। उसकी पत्नी ने भी उसे दोबारा न मिलने की कसम खा ली थी। आधिकारिक तौर पर चार्ल्स सोबराज ने 10 पासपोर्ट चुराए और इन झूठे पासपोर्ट के सहारे पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के सभी देशों की यात्राएं की। इस्तानबुल में उसे अपना छोटा भाई एंड्रे मिला। एंड्रे और चार्ल्स ने मिलकर टर्की और ग्रीस में चोरियां की। एथेंस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
हमेशा की तरह चार्ल्स तो पुलिस से बच गया, लेकिन उसका भाई गिरफ्तार हो गया। हर बार पुलिस के हाथ से बच निकलने के कारण चार्ल्स सोब्राज को सरपेट नाम यानी कि सांप का नाम दिया जाने लगा। थाईलैंड में रहते हुए चार्ल्स सोब्राज मैरी एंड्री के संपर्क में आया, जो उसकी प्रेमिका बनी और आपराधिक वारदातों में उसका निरंतर सहयोग करती रही। 1970 के दशक में उसने विदेशी पर्यटकों को अपना निशाना बनाना शुरू किया। वह उनका मित्र बनकर उनके लिए नशीली दवाइयां देता, फिर उनकी हत्या कर देता। विदेशी महिलाएं उसका मुख्य शिकार बनती। माना जाता है कि 1972 से 1976 के बीच उसने 24 लोगों की हत्या की थी। वर्ष 1976 में भारत घूमने आए एक फ्रेंच समूह को भी चार्ल्स सोब्राज ने मारने का असफल प्रयत्न किया। थाईलैंड की सरकार चार्ल्स सोब्राज पर हत्यारों से संबंधित मुकदमा चलाना चाहती थी, जबकि भारत की सरकार चार्ल्स सोब्राज को पकड़कर उस पर और मैरी पर इजरायली पर्यटक की हत्या के आरोप में ट्रायल चला उसे 7 साल की सजा सुनाई। 1986 में चार्ल्स अपने साथियों के साथ नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से भागने में कामयाब रहा, लेकिन 1 महीने के भीतर ही उसे पकड़ लिया गया। 1997 में सजा पूरी करने के बाद चार्ल्स सोब्राज रिहा होने के बाद फ्रांस चले गया। वर्ष 2003 में नेपाल आने के बाद उसे 1975 में हुए 2 हिप्पियों की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा दी गई। 2008 में नेपाल में सजा काटने के दौरान चार्ल्स सोब्राज ने अपने से बहुत छोटी आयु की नेपाली युवती निहिता विश्वास के साथ जेल में ही विवाह संपन्न किया। हालांकि नेपाल जेल प्रशासन इस बात को लगातार नकारता रहा है, लेकिन निहिता और उसके परिवार वाले चार्ल्स सोब्राज के साथ उसके संबंध को अपनी रजामंदी दे चुके हैं। एक कुख्यात अपराधी होने के बावजूद चार्ल्स सोब्राज को अत्यधिक लोकप्रियता हासिल हुई। अपराधों और हत्याओं जैसी वारदातों को अंजाम देते हुए चार्ल्स ने जिन तकनीकों और रणनीति का प्रयोग किया वो अपने आप में हैरानी पैदा करने वाली है। चार्ल्स के जीवन पर अब तक 4 किताबें लिखी गई हैं और 3 डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, BHBC न्यूज। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।